नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स और इसका पेपर फेस्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपके दो बुकें लगती है। पहली बुक अभिसरण सिद्धांत और दूसरी बुक उत्तर कलन। तो अभिसरण सिद्धांत का हमने अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट्स। आज हम उत्तर कलन इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, लिमिट्स या सीमा है। और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, फलन या फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम हम फलन की परिभाषा देखेंगे। और वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स, अभिसरण सिद्धांत के अंदर जो हमने परिबद्धता है, उच्चक है, निम्नक है, एकतिष्ठ वर्धमान है, ह्रासमान फलन है, वहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमने अनुक्रम के रूप में अध्ययन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, केवल और केवल हमें क्या है, फंक्शन के रूप में परिबद्धता और एकदिष्ट वर्धमान या ह्रासमान फलन इसको परिभाषित करना होगा। ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स। अब आप आधा पार्ट है वो अभिसरण सिद्धांत का जो पहला वीडियो है वहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आप कुछ बातों को क्लियर कीजिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस उत्तर कलन बुक को आप स्टार्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम हम फलन की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, फलन किसे कहते हैं। अब फलन को समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक समुच्चय या जिसे मैं प्रांत बोल सकता हूँ एक्स है। क्या है, एक समुच्चय या फिर क्या है, डोमेन या प्रांत क्या है, एक्स है। और दूसरा समुच्चय या और दूसरे समुच्चय का नाम स्टूडेंट्स मैं वाई दे सकता हूँ और या इसे सहप्रांत बोल सकता हूँ। क्या है, सहप्रांत, या जिसे इंग्लिश के अंदर हम कोडोमेन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्स पर मैं एक ऐसा फलन f ऑपरेट इस प्रकार से करता हूं, एक फलन f को एक ऐसा नियम या संगतता के अंदर इस तरीके से लाता हूं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रांत के अंदर मेरे पास कोई एलिमेंट x है। क्या है, प्रांत के अंदर मेरे पास कोई एलिमेंट है x। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x से y पर इस प्रकार परिभाषित है, इसका मान fx आ जाता है, या इसे मैं स्मॉल y बोल सकता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर भी मेरे पास कोई दूसरा बिंदु है और यहां पर भी मेरे पास कोई तीसरा बिंदु है। तो यहां पर कुछ न कुछ देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रांत के अंदर एलिमेंट है इनका इनके साथ संबंध जरूर होगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, फलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है, x का प्रत्येक अवयव y के किसी न किसी एक अवयव से अवश्य संबंध रखेगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि x के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स y के अंदर संबंध है वो अवश्य रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कोई एलिमेंट खाली रह जाए या जो संबंध y से नहीं बनाता हो, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। या हम यूं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, x के प्रत्येक अवयव की y में अद्वितीय, और अद्वितीय बोले तो स्टूडेंट्स एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो उसे हम क्या है, साधारण भाषा के अंदर फलन कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी अरेखित समुच्चय x से, और जो मेरे पास जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अरेखित है। क्या है, अरेखित समुच्चय है मेरे पास। और इस अरेखित समुच्चय से y में परिभाषित प्रतिचित्रण या फलन f एक ऐसा नियम या संगतता है। किस प्रकार से, ऐसा एक नियम या संगतता है कि जिसके अंतर्गत x का प्रत्येक अवयव y के एक अद्वितीय अवयव से क्या है स्टूडेंट्स, संबद्ध होता है। क्या होता है, संबद्ध होता है। इसे स्टूडेंट्स हम प्रतीकात्मक रूप में या गणितीय मेथड के अंदर इस तरीके से क्या है, फलन को हम परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यदि समुच्चय x का कोई अवयव क्या है मेरे पास, स्मॉल x, समुच्चय y के, या यहां पर स्मॉल y माना है मैंने, से फलन f के अंतर्गत संबंध होता है अवयव y x का f प्रतिबिंब, या फलन f का x पर fx कहलाता है स्टूडेंट्स, या इसको हम देखें स्टूडेंट्स y बराबर fx बोल सकते हैं। अवयव x अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, से पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें प्रांत, सहप्रांत, परास या परिसर को समझना होगा स्टूडेंट्स। तो इन तीनों के अंदर किस प्रकार से रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्रांत, सहप्रांत और परिसर या परास, इनको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। वो एग्जाम्पल हम किस प्रकार से लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय है और इस समुच्चय के अंदर एलिमेंट 1, 2 और 3 दिए गए, और इसको नाम मैं x दे देता हूँ, या इसे प्रांत या d बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्या बोल सकता हूँ, d। तो यहाँ पर प्रांत के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे तो वो क्या होंगे, देखिए स्टूडेंट्स 1, 2 और 3 लिखे जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास कोई सहप्रांत या एक समुच्चय क्या स्टूडेंट्स से y है, इसको मैं सहप्रांत बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, या कोडोमेन। क्या है, कोडोमेन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सहप्रांत के अंदर मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, 4 है और 9 मान है। क्या है, 9 मान है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, और चौथा एक और मान लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या है, 16 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर सहप्रांत के अंदर या C बराबर जो समुच्चय बनेगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर 1, 4, 9 और 16 ये 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या है, एक फंक्शन को क्या है, परिभाषित कर दिया है। फंक्शन को परिभाषित करने के बाद में यहाँ पर हम अगर देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर नियम को ऑपरेट कर देते हैं, और इस नियम को ऑपरेट करने के बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम परास निकालना चाहें, क्या है, परास निकालना चाहें, तो किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, या रेंज बराबर देखिए स्टूडेंट्स, अब रेंज के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या लिखे जाएंगे, केवल और केवल जो यहाँ पर x का y के साथ जो संबंध बन रहा है वो ही एलिमेंट लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स परास के अंदर। तो यहाँ पर मान है वो क्या लिखा जाएगा, 1, 4 और 9, केवल और केवल 3 एलिमेंट ही लिखे जाएंगे स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ पर 16 नहीं लिया जाएगा स्टूडेंट्स। 16 केवल सहप्रांत के अंदर ही आएगा। क्या आएगा, सहप्रांत के अंदर ही लिखा जाएगा। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, परास और सहप्रांत के अंदर एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होगा। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, सदैव और सदैव, क्या है, सदैव और सदैव। मान लीजिए f का परास और fx बराबर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स से हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, परास का मान सबसेट इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, सहप्रांत होगा। क्या होगा, सहप्रांत होगा, या हम यूं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या है स्टूडेंट्स से, कोडोमेन। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल का चिन्ह इसलिए आया है, अगर यहाँ पर जो एलिमेंट 16 अगर मैं गायब कर देता हूँ, क्या है, 16 को मैं गायब कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सहप्रांत और परास दोनों का मान क्या है, समान है। दोनों का मान क्या है, समान है। तो यहाँ पर परास का मान सहप्रांत के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर परास हमेशा सबसेट होता है किसका, सहप्रांत का। किसका होगा, सहप्रांत का। में फलनों की परिबद्धता, इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है स्टूडेंट्स अभिसरण सिद्धांत के अंदर। इसका पहला वीडियो ही आप देखिए स्टूडेंट्स,
और उसके बाद में दूसरा वीडियो देखिए। इन 2 वीडियोज़ के अंदर हमने विस्तार से परिबद्धता, एकदिष्ट वर्धमान, ह्रासमान इस पर चर्चा कर ली है स्टूडेंट्स। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ स्टूडेंट्स। परिबद्धता और अपरिबद्धता, जिस फलन का प्रास परिबद्ध हो तो वह फलन अपने प्रांत डोमेन माना डी में परिबद्ध फलन कहलाता है, अन्यथा अपरिबद्ध फलन होता है स्टूडेंट्स। जो फलन न तो ऊपर की ओर परिबद्ध हो न ही नीचे की ओर परिबद्ध हो, अपरिबद्ध फलन कहलाता है। ऐसे भी आप डेफिनेशन दे सकते हो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो स्मॉल के और कैपिटल के है वो वास्तविक संख्या है मेरे पास, और इस तरीके से अगर मैं इसको परिभाषित कर देता हूँ तो यहाँ पर स्मॉल के है वो निचली और कैपिटल के है वो ऊपरी परिबद्ध कहलाती है स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर फलन का उच्चक और निम्नक, इसको देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर अच्छी तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पर फलन का उच्चक, फलन f के प्रास के ऊपरी परिबद्धों के न्यूनतम मान को फलन f का क्या है, न्यूनतम ऊपरी परिबद्ध या LUB या उच्चक कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चक। इसे देखिए स्टूडेंट्स, सुप्रमीम f से क्या है, प्रकट करते हैं। अब उसके बाद में फलन का निम्नक है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, फलन f के प्रास के निम्न परिबद्धों के महत्तम मान को फलन f का महत्तम निम्नक परिबद्ध या GLB या निम्नक कहते हैं स्टूडेंट्स, या इनफिमम f से क्या है, इसको प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। क्या है? एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्या है स्टूडेंट्स, संख्या रेखा है, और इस पर x1 बराबर 1 मान दिया गया स्टूडेंट्स 1, और x2 बराबर 1 मान दिया गया स्टूडेंट्स से 4। और इसको देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2 ब्रैकेटों के अंदर एक तो संवृत्त और एक है विवृत्त, या यूं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 मान क्या है, एक पहला मान 1 है, दूसरा मान 4 दिया गया है। तो इसे गणितीय रूप में अगर हम लिखना चाहें तो 1 लेस देन इक्वल, और ये मान x के अंदर बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए x लेस देन इक्वल है 4, तो यहाँ पर 1 भी सम्मिलित होगा, 4 भी क्या होगा स्टूडेंट्स से सम्मिलित होगा। अगर मैं विवृत अंतराल लेता हूँ तो 1 और 4, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर गणितीय रूप के अंदर विस्तार किया जाता है तो 1 यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सम्मिलित नहीं होता है, नहीं 4 सम्मिलित होगा स्टूडेंट्स, 1 और 4 दोनों ही सम्मिलित नहीं होंगे। अगर इसका मान पूछा जाता है स्टूडेंट्स तो बीच में 2 और 3 ये मान ही आने वाला है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें उच्चक और निम्नक को समझना है तो यहाँ पर किस प्रकार से हमें परिभाषित करना होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम x2 से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो मान क्या है, बढ़ता है। क्या है? मान है बढ़ता है। अगर हम बाईं तरफ बढ़ते हैं तो मान क्या करेगा स्टूडेंट्स, घटता है। मान क्या होगा? घटेगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 4 से बड़ी संख्याओं का एक क्या बनने वाला है, समुच्चय बनने वाला है। 4 से बड़ा मान क्या हो सकता है, 5, 6, 7, 8, लेकिन यहाँ पर 4 भी क्या रहेगा स्टूडेंट से सम्मिलित रहेगा। अब यहाँ से 1 से छोटी संख्याओं का भी क्या स्टूडेंट से समुच्चय बनेगा। तो 1 से छोटी संख्या क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 या 1 से छोटी संख्या 1, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 1/2, और इस तरीके से मान स्टूडेंट से चलता रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उच्चक की डेफिनेशन देनी है। किसकी डेफिनेशन देनी है? उच्चक की डेफिनेशन। तो मेरे पास देखिए सर्वप्रथम तो परिबद्ध अनुक्रम है। अगर देखिए स्टूडेंट्स, इसका अध्ययन हमने किसके अंदर किया है, परिबद्ध अनुक्रम के अंदर किया है, तो परिबद्ध अनुक्रम कह देंगे। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, फलन के अंदर हम इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो मान लीजिए फलन f के क्या है, मैं इसको फंक्शन मान लेता हूं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, फलन f के प्रास के ऊपरी परिबद्धों, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 4 से सभी जो मान होंगे वो क्या होंगे, सभी के सभी बड़े होंगे, और उसमें से सबसे न्यूनतम मान क्या है हमारा, 4 ही है। क्या है न्यूनतम मान हमारा, क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट से, उच्चक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? उच्चक। अगर इसी डेफिनेशन को अनुक्रम के अंदर हम समझते हैं तो वो क्या होंगे? देखिए स्टूडेंट्स, परिबद्ध अनुक्रम में क्या है? मेरे पास परिबद्ध अनुक्रम है और परिबद्ध अनुक्रम में ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान अनुक्रम का उच्चक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? उच्चक कहलाता है। लिस्ट अपर बाउंड LUB कहलाता है। अब उसके बाद में अगर हम निम्नक की डेफिनेशन देखना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्नक की अनुक्रम के अंदर हम डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे? पहले तो देखिए परिबद्ध अनुक्रम का, और परिबद्ध अनुक्रम में देखिए स्टूडेंट्स निम्न परिबद्धों का, अब एक से निम्न परिबद्ध होंगे और इन अनुक्रमों में इसका जो मैक्सिमम मान होगा, और मैक्सिमम मान क्या होगा स्टूडेंट्स? निम्नक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निम्नक कहलाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आपने उच्चक और निम्नक की डेफिनेशन को समझ लिया होगा। उच्चक और निम्नक, तो जो समुच्चय बनेगा और इन समुच्चय में सबसे जो न्यूनतम मान होगा वो तो हमारा उच्चक होगा, और यहाँ पर जो एक समुच्चय बनेगा और एक से जो जितने छोटे मान होंगे और उसके अंदर जो मैक्सिमम मान क्या है हमारा एक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? निम्नक कहलाएगा। तो इस तरीके से जो फलन का उच्चक और निम्नक परिभाषित करना होगा तो फलन के रूप में हम डेफिनेशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स। फलन का जो मैक्सिमम और मिनिमम मान होता है इस पर हम क्या है उच्चक और निम्नक को परिभाषित कर सकते हैं। और वैसे परिबद्ध फलन का एग्जाम्पल हम लेना चाहें स्टूडेंट्स तो sin x है, वो क्या होता है? परिबद्ध फलन का एग्जाम्पल होगा। वो किस प्रकार से? साइन और कोस का मान है स्टूडेंट्स वो सदैव और सदैव -1 और +1 इस अंतराल के अंदर सदैव क्या होता है? परिबद्ध रहता है। ये एक हमारे पास क्या है? परिबद्ध समुच्चय है। और इसका अगर उच्चक और निम्नक पूछा जाता है तो उच्चक 1 होगा स्टूडेंट्स और निम्नक क्या होगा? इसका -1 होगा। ये आप उच्चक और निम्नक के लिए फंक्शन के रूप में स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल ले सकते हो। क्या है? एग्जाम्पल है, ले सकते हो। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें अगर आपको एकदिष्ट फलन की डेफिनेशन पूछी जाती है, एकदिष्ट फलन, किसकी डेफिनेशन? एकदिष्ट फलन। और एकदिष्ट फलन के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपको वर्धमान और ह्रासमान पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? वर्धमान और ह्रासमान। अब मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, वो x से y पर इस तरीके से परिभाषित एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है। किस प्रकार से? यहाँ पर प्रत्येक x1, x2 और बिलोंग्स टू कैपिटल X। अगर देखिए स्टूडेंट्स x1 का मान x2 से क्या है? छोटा है और इस पे फंक्शन ऑपरेट करने पर f(x1) और यहाँ पे f(x2) और लेस देन इक्वल आ जाए, क्या आ जाए? लेस देन इक्वल आ जाए। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स लेस देन है और यहाँ पर लेस देन इक्वल अगर आ जाए तो हमेशा एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? से एकदिष्ट वर्धमान। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? से एकदिष्ट वर्धमान कहलाता है। अगर देखिए स्टूडेंट्स निरंतर नाम और जुड़ जाए यहाँ पर तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह हट जाएगा। क्या है? निरंतर नाम जुड़ते ही क्या है? इक्वल का चिन्ह यहाँ से हटा देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स ह्रासमान। क्या है? ह्रासमान। ह्रासमान की अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाए स्टूडेंट्स तो यही काम करना है। x1 और x2, x के दो क्या होंगे? एलिमेंट होंगे और इस तरीके से परिभाषित है x1 लेस देन x2। लेकिन फंक्शन ऑपरेट करने पे यहाँ पर है फंक्शन है ऑपरेट करने पर अगर ग्रेटर देन इक्वल आ जाए स्टूडेंट्स, क्या आ जाए? ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो ये जो फलन है वो ह्रासमान कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा? एकदिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है। और निरंतर ह्रासमान अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर इक्वल चिन्ह नहीं आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा, एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत वैसे तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहीं से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स ये चैप्टर पहला।
और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है स्टूडेंट्स। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, एक चर के फलन की एक बिंदु पर सीमा आपको पूछी जाए, या फिर देखिए स्टूडेंट्स एप्सिलॉन डेल्टा अगर आपको पूछा जाए, एप्सिलॉन डेल्टा इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो यही डेफिनेशन हमें देनी होगी। तो इस डेफिनेशन को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, किसी बिंदु ए, मेरे पास कोई बिंदु ए है स्टूडेंट्स, क्या है, किसी बिंदु स्मॉल ए के विलोपी सामीप्य में परिभाषित, क्या है, मेरे पास कोई बिंदु ए है, किसी भी बिंदु ए के विलोपी सामीप्य में परिभाषित किसी फलन f की सीमा x के a की ओर परिवृत्त या अग्रसर होने पर उस दशा में स्मॉल l कही जाती है, जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कब कहलाएगी स्टूडेंट्स, जब क्या हो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो, 0 के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या, और वो क्या होंगी स्टूडेंट्स से, डेल्टा होंगी, वो क्या होंगी हमारी डेल्टा, जो किस पर आधारित है, एप्सिलॉन पर क्या है, आधारित है, एप्सिलॉन पर क्या है स्टूडेंट्स से आधारित है। अब हम यूं भी बोल सकते हैं, अर्थात डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और विद्यमान होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एफ एक्स माइनस एल और इसका मापांक ले लेता हूं और इसका मान एप्सिलॉन से छोटा प्रदर्शित कर देता हूं, और जबकि अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 0 और x माइनस ए और इसका मापांक और लेस देन किससे छोटा कर दूं, अगर मैं डेल्टा से क्या है छोटा दिखला दूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैसे तो एप्सिलॉन डेल्टा की वास्तविक डेफिनेशन है, गणितीय रूप में इस तरीके से हम क्या है इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और हिंदी के रूप में लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, एक मेरे पास बिंदु ए है और इसके विलोपी सामीप्य में परिभाषित किसी फलन f की सीमा x के a की ओर क्या है स्टूडेंट से अग्रसर होने पर उस दशा में l कही जाती है, जबकि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसी धनात्मक संख्या मेरे पास क्या हो, डेल्टा हो। और एप्सिलॉन और डेल्टा का मान है स्टूडेंट्स सदैव और सदैव 0 से तो स्टूडेंट्स क्या होता है, बड़ा होता है, और 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और एप्सिलॉन डेल्टा पे क्या है स्टूडेंट्स से निर्भर करता है। तो इन दोनों का मान 0 और 1 के क्या है मध्य होता है, और कुछ विशेष कंडीशनों पर ही एप्सिलॉन का मान हम स्टूडेंट्स 1 मानते हैं। बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा एप्सिलॉन बराबर 1, लगभग इसका मान 1 से क्या होता है स्टूडेंट्स से छोटा ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं यहाँ पर विस्तार करके खोलता हूँ तो इसका मान हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर 0 इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 0 लेस देन x माइनस ए और इसका मापांक अगर डेल्टा से छोटा है स्टूडेंट्स, क्या है डेल्टा से छोटा है, जो प्रकट करता है देखिए स्टूडेंट्स एफ एक्स माइनस एल और इसका मापांक किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मापांक को मैं हटाता हूँ तो x है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस ए डेल्टा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक अनुक्रम या जो फलन होगा ये उसका निम्नक कहलाएगा, और ये इसका क्या है स्टूडेंट्स से उच्चक कहलाएगा, निम्नक और उच्चक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर परिबद्ध फलन है उसकी ऊपरी और निचली सीमा दोनों विद्यमान है तो हम उच्चक और निम्नक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो एफ एक्स वो बिलोंग करेगा कहाँ से, एल माइनस एप्सिलॉन
और यहाँ पर एल प्लस ए एप्सिलॉन, और यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा, ए होगा। एक्स का मान हमें ए नहीं पुट करना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स एप्सिलॉन डेल्टा की क्या है, डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अगर एप्सिलॉन डेल्टा या फिर सिग्मा का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी दोनों स्टूडेंट्स आपको लागू करनी ही करनी होंगी। तो इस दोनों पंक्तियों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर सिग्मा को परिभाषित करना हो तो x माइनस ए और इसका मापांक डेल्टा से छोटा करना है, और यहाँ पर फंक्शन लगाने के बाद में और l घटाने के बाद में इसका मान स्टूडेंट्स एप्सिलॉन से क्या है, छोटा करना होगा हमें। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम प्रतीकात्मक रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और fx का मान है वो क्या है, l की ओर क्या है स्टूडेंट्स अग्रसर हो रहा है, या हम यूं भी बोल सकते हैं, या जब x टेंड्स टू a, x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है तो fx का मान स्टूडेंट्स किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, l की ओर क्या है, अग्रसर होगा। अब यहाँ पर एक नोट के अंदर हमें महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, किसी भी बिंदु माना x बराबर a पर फलन के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है कि फलन x बराबर a पर भी परिभाषित हो। वो किस प्रकार से, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और मैन बट्टे एक्स माइनस है 3, और इसकी लिमिट देखिए स्टूडेंट्स अगर x टेंड्स टू 3 की ओर अग्रसर हो तो यहाँ पर मैं मान रखता हूँ। मान रखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 3 0, 0 बटा 0 और इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव, ये अनिर्धारीय रूप होता है। कौन सा रूप होता है स्टूडेंट्स से, अनिर्धारीय रूप होता है। और यहाँ पर बराबर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स आपको 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर f3 का अस्तित्व नहीं है स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही समझाया, यहाँ पर x बराबर जो पर्टिकुलर बिंदु दिया गया है उस पर अस्तित्व हो ये सदैव आवश्यक नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर f3 का अस्तित्व नहीं है स्टूडेंट्स, क्या है, f3 का अस्तित्व नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो उसके बाद में हम देखिए स्टूडेंट्स आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हल करेंगे। उससे पूर्व देखिए हमें एक बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व समझना होगा। क्या है अस्तित्व, हम किस प्रकार से समझते हैं, देखिए स्टूडेंट्स एक बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। अब यहां पर एक फलन है मेरे पास और f की x के a की ओर दोनों पक्षों से परिवर्त होने पर वाम और दक्षिण पक्ष सीमा विद्यमान हो तथा समान हो और उनका उभयनिष्ठ मान फलन की बिंदु a पर सीमा कहलाते हैं। क्या कहलाएगी स्टूडेंट से, सीमा। वो किस प्रकार से, अगर हमें फलन की सीमा ज्ञात करनी है तो यहां पर अगर देखिए स्टूडेंट्स हम दक्षिण पक्ष सीमा या जिसे हम आरएचएल बोल सकते हैं, अगर हमें आरएचएल का मान निकालना हो तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो फलन दिया गया है और उस फलन में चर जो x है इसको x प्लस a प्लस h से क्या है प्रतिस्थापित कर देंगे। किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, x को a प्लस h से प्रतिस्थापित कर देंगे और प्रतिस्थापित करने के बाद में f a प्लस h प्राप्त हो जाएगा। अगर लिमिट में अगर देखिए स्टूडेंट्स h टेंड्स टू क्या है 0 ले लेता हूं तो इसका मान f और a प्लस 0 लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर लगभग क्या करना होगा, f और a प्लस 0 लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको 0 किस प्रकार से लिखा है हमने, यहाँ पर h लिखा हुआ है लेकिन h टेंड्स टू क्या है यहाँ पर 0 लिखा गया है। और अगर आपको आरएचएल पूछा गया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चिन्ह आएगा। अगर आपको यहाँ पर एलएचएल पूछा जाता है
LHL, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा। और इसका मान अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पर x को a माइनस h से प्रतिस्थापित करते हैं और उसके बाद में f a माइनस h का मान निकालना होगा। और लिमिट अगर h टेंड्स टू में 0 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स तो f a माइनस 0 दिखलाना होगा। हमें क्या है फंक्शन के अंदर a माइनस 0 पुट करना होगा। तो इस तरीके से उसके बाद में अगर सीमा की अद्वितीयता, और सीमा की अद्वितीयता इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एक जो बिंदु दिया गया है उस पर विफलन का हमें क्या है मान निकालना होगा। और अगर ये तीनों बातें इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स जो फलन दिया गया है इसकी सीमा क्या है विद्यमान है, अन्यथा विद्यमान नहीं है स्टूडेंट्स। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो उस सीमा का अस्तित्व नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज़ के अंदर हम जो फलन की सीमा का अस्तित्व पढ़ा है हमने उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।